नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे तेल की, तेल के खेल की, तेल की कीमतों में लगी आग की। अब आप कहेंगे अरे कौन सी आग लगी हुई है? 1 महीने से ज्यादा होने को हो गया, 31 दिन टू बी प्रिसाइज, पेट्रोल और डीजल के दाम तो नहीं बढ़े हैं। उसकी आपको आदत पड़ गई ना, घटे भी तो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $77-78 पर बैरल से अब $70 पर बैरल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन तेल की कीमतें घट नहीं रही हैं। और आज यह चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल देर शाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हम तेल की एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाने वाले हैं। शब्दों पर गौर कीजिएगा। तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है, वो हम नहीं घटाने वाले हैं। और इसके पीछे उन्होंने हवाला दिया विरासत का, मनमोहन सरकार का, कि मनमोहन सरकार ने 1,34,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। मूलधन तो हमने अभी पूरा भरा ही नहीं है, ब्याज की भरपाई में हमारे सारे पैसे चले जाते हैं। इस ओर इशारा किया। वो भरपाई कैसे करेंगे? एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इसका साफ मतलब यह लगता है और निकलता है कि तेल की कीमतें घटने नहीं वाली हैं। 31 दिन से तेल की कीमतें तो नहीं बढ़ी, लेकिन 4 मई 2 मई तारीखी दिन था, 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए थे। और जब चुनावी प्रक्रिया जारी थी तो 64 दिन तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। हालांकि सरकार लगातार यह हवाला देती है कि बाजार के हवाले है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी या रुपया कमजोर हो जाएगा तो तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी। चुनाव आता है तो बाजार कहीं गायब हो जाता है। 64 दिन दाम नहीं बढ़े, लेकिन 4 मई से 17 जुलाई तक जब आखिरी बार दाम बढ़े थे, तो पेट्रोल की जो कीमतें थी वो बढ़ाई गई 41 बार, 41 बार। और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई 37 बार। पेट्रोल के दाम इन 2.5 महीनों में 11 रुपए 44 पैसे बढ़ा दिए गए और $9.25 रुपए डीजल के दाम। और नतीजा यह है कि आज भी जो दाम है, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, पटना, सब जगह 100 के पार पेट्रोल। भोपाल में तो 110 रुपए 20 पैसे, पटना में 104 रुपए, 110 के करीब श्रीगंगानगर, अनूप शहर, तो 100 भी नहीं 110 के नजदीक भी दाम पहुंचे हुए हैं। और डीजल का भी यही हाल है, दोनों में कदमताल चल रही है। तू दाल दाल में पात पात। डीजल भी 90 के करीब या 90 से ऊपर पहुंच चुका है, कई जगह 100 के आंकड़े को छू रहा है। दिल्ली में तो 89 रुपए 87 पैसे है, लेकिन मुंबई में 97 रुपए 45 पैसे, चेन्नई में 94 रुपए 39 पैसे, भोपाल में 98 रुपए 67 पैसे, पटना में 95 रुपए 57 पैसे। और तेल की कीमतें घट रही हैं। पर वित्त मंत्री कहती हैं कि नहीं, एक्साइज ड्यूटी तो कम नहीं की जाएगी। अब एक्साइज ड्यूटी समझाने से पहले आपको यह बॉन्ड का खेल समझा देता हूं। ऑयल बॉन्ड होते क्या है? जब तक बाजार के हवाले तेल की कीमतों को नहीं किया गया था, तो क्या होता था कि तेल कंपनियां हैं, अब बाहर दाम बढ़ गए कच्चे तेल की कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यहां पर दाम कम रखने हैं, तो कंपनी को तो नुकसान हो गया। तो कंपनी को नगद सब्सिडी देती थी सरकार। फिर मनमोहन सरकार ने, बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया। उन्होंने कहा आपको नगद सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन उसकी एवज में आपको बॉन्ड जारी कर देंगे। तो वो 1,34,423 करोड़ 17,000, एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूं, ये बॉन्ड जारी किए गए 2006, 7, 8
इस तरह से 2010 में फैसला लिया गया कि हम पेट्रोल को डीरेगुलेट करेंगे, तो यह सिलसिले पर विराम लगा। अब ये बॉन्ड दे दिए गए कंपनियों को, और बॉन्ड पर आपको ब्याज देना होता है कि हम ब्याज भी देंगे, और कहीं 15 साल के थे, कहीं 20 साल के थे, उनकी मियाद थी। अब 2014 में मनमोहन सिंह चले गए। उस वक्त बड़े दावे किए गए थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की दाम के स्वप्न भी दिखाए गए थे। और तेल की कीमतें जो $110 पर बैरल 2014 में थी, बीच में तो $150 पर बैरल भी गई, वो घटते 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 $30 पर बैरल तक भी आई, $18 पर बैरल भी आई। लेकिन नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच मोदी सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके चलते पेट्रोल के दामों में 11 रुपए 77 पैसे और डीजल के दामों में 13 रुपए 47 पैसे का इजाफा हुआ। कुल मिलाकर पिछले 7 सालों में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और 3 बार घटाई गई है। और पिछले साल तो मई में सीधे ही एक मुश्त पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। और 1 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सरकार को मिलते हैं 14,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त। यह अपने आप में एक लंबा आंकड़ा है, इस पर हम जब चर्चा करेंगे और मैं रोशनी डालने वाला हूं। तो मोटी बात यह है कि सरकार की कमाई बढ़ रही है, तो यह 1,30,000 करोड़, मोटी मोटी रकम बता रहा हूं, उसके चलते आप, मैं, हम सब लगातार बलि के बकरे क्यों बने हुए हैं? यह मनमोहन सिंह की देन है। तो अभी तक 1,34,423 करोड़ जो रुपए हैं, 1,34,000, इसको एक मुश्त क्यों नहीं हटा दिया जाता? कांग्रेस इस बात पर पलटवार कर रही है। वो कह रही है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 22,33,868 करोड़ कमा लिए। दुहाई दी जा रही है 1.25 लाख करोड़ के करीब की, और 22 लाख करोड़ कमा लिए। मूलधन अभी तक जो वापस किया है वो 3,500 करोड़। सारा का सारा पेमेंट कर दिया जाए तो क्या आपको, मुझको, हम सबको राहत नहीं मिलेगी? या सरकारें ये राहत आपको मुझको देना ही नहीं चाहती? यह बड़ा आसान तरीका बन गया है। और जब मैं सरकारें शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, ये खेल सिर्फ एक्साइज का नहीं है, खेल वैट का भी है। राज्य सरकारें भी तो वैट लगाती हैं। जो आंकड़ा है, मोटा मोटा 100 रुपए पेट्रोल के दाम आप जब देते हैं तो 58 से 60 रुपए टैक्सेस में चले जाते हैं। उसमें 33-34 रुपए तो एक्साइज हो गई, 23 से 24 रुपए वैट भी, जो राज्य सरकारें आपसे मुझसे लेती हैं। तो दाम चाहे गिरते रहें, पर हमारी जेब हल्की होती रहेगी। और आरोप प्रत्यारोप का यह गेम क्या चलता रहेगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, हम बहस नहीं करते। आज का सबसे बड़ा सवाल, तेल में लगी आग के लिए कौन जिम्मेदार, कांग्रेस या सरकार? और तेल की कीमतें अब नहीं घटेंगी, यह न्यू नॉर्मल है कि 100 पार पेट्रोल और 100 के नजदीक डीजल दीजिए भाई। और यहां पर अब वो आधारभूत ढांचे में पैसा लगाना, यह भी एक तर्क दिया जाता था। कोरोना काल है, अब कोरोना काल कम हो रहा है, उसका जो दंश है वो धीरे धीरे थोड़ा धीमा होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था पिकअप कर रही है और तेल की कीमतें लगातार जो बढ़ रही है उससे महंगाई भी बढ़ती है। यह घल्लूघारा है एक, ये उसमें हम पिसते रहेंगे क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, परखते हैं,
गोपाल अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, इकोनॉमी को समझती हैं सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, माधव आनंद, जेडीयू जो अहम घटक है मोदी सरकार की, अब तो इनके मंत्री भी हैं केंद्र में और साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता माधव आनंद, खुद को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं वो, और देश के बड़े बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं। तो ये ऑयल बॉन्ड के चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। गोपाल बाबू, अब ये बात साफ हो गई है, वो बोझ ऐसा डाल गए मनमोहन सिंह की तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। नहीं, केवल ऑयल बॉन्ड्स के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, यह बात नहीं है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, घटे हैं अभी, पिछले एक महीने में $8 घट गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें। देखिए, जब हम इस चर्चा को बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए इस विषय को स्पष्ट रूप से हम कर लें। केवल ऑयल बॉन्ड के कारण तेल के दाम घटे या किसी ने बढ़े हैं, यह नहीं कहा। ऑयल बॉन्ड एक मेजर फैक्टर है और उसका एक कारण यह है कि जो यूपीए सरकार थी वह एक तरीके का जगलरी करती थी बजट में, फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट, बहुत सारी चीजें वो लिखा करते थे और वह गलत है एक तरीके से प्रिंसिपली। तो जब हम ऑयल बॉन्ड की बात करते तो 1,30,000 करोड़ का जो लायबिलिटी है वो है, और इंटरेस्ट जो हर साल उसका पे कर रहे हैं वह एक फैक्टर है। नहीं, मैं उसको थोड़ा समझा दूं अब यहाँ पर दर्शकों को। नहीं, जो एक सेकंड आप ही से हूं, मैं 10 मिनट आपसे ही बात करने वाला हूं। गोपाल बाबू, इंटरेस्ट पे करना 1,30,000 करोड़, मैं तो बता रहा हूं एग्जैक्ट रकम 1,34,423 करोड़ 17,000 ये है जिसके ऑयल बॉन्ड जारी हुए। इसमें 3,500 करोड़ तो दे दिए गए मूलधन, बाकी जो ब्याज दिया जा रहा है 10,255 करोड़ ये 2014-15 में दिए गए, 9,989 करोड़ 2015-16, 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, कुल मिलाकर ये रकम हो जाती है 70,195 करोड़। और आपने मतलब इसी साल का मैं आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल 3,71,726 करोड़ तो आपने एक्साइज ड्यूटी पर कमाए हैं। एक बार में पैसे दो, खत्म करो, हमें राहत दो। देखिए संदीप जी, ये कहीं किसी ने नहीं कहा कि केवल ऑयल बॉन्ड से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। वह जब हम उद्धृत करते हैं वह इसलिए करते हैं कि यह जो तरीका है सब्सिडी देने का और उसका प्रोविजनिंग नहीं करने का बजट का, यह बजटरी जगलरी या यूपीए सरकार करती रही है। चाहे आप वेयर हाउस नहीं, उन्होंने की, सरकार आप पर भरोसा किया ना देश ने। आपने जब नारा बुलंद किया बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो पेट्रोल डीजल की मार तो बदस्तूर जारी है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, तभी तो समझ आएगी बात। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप मेरी मैं पूरी बात करूंगा तो आप और अच्छी तरह से मुझे पकड़ सकते। ठीक है, सुन लो पहले। तो एक वो बात है कि जगलरी जो करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप वैट की बात, जो एक्साइज की बात करते हो, तो आपने वैट की बताई, और सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे भी तो हर साल 35 लाख करोड़ के करीब लगभग हैं। प्रदेश सरकारों को भी पैसा देना है, उसमें से डिवॉल्व करते हैं 42% डिवॉल्व करते हैं स्टेट्स को। जो सेंटर कलेक्ट करता है वो उसमें से डिवॉल्व करते हैं, और वह कलेक्शन धीरे धीरे इस बार कोविड के समय में बहुत कम हो गया है। ओवरऑल कलेक्शन कम हुआ है, लेकिन सरकार एक्साइज ड्यूटी मैं हल्का सा रोक रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी 2014 में डीजल पर थी 3 रुपए 56 पैसे, उसमें से लगभग 80-85 पैसे राज्य सरकारों को मिला करते थे। अब वो हो गई 31 रुपए 80 पैसे। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए 48 पैसे, अब ये हो गई है 32 रुपए 90 पैसे। कि राज्य सरकारों को कितना पैसा मिलता है?
वो भी देखिए, इसी अनुपात में इसमें बढ़ गया क्या? नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं, सबको हाँ। एक कोई इशू नहीं है। वैट क्या है, प्रो रेटा बेसिस पे। अगर रेट बढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज है वो फिक्स रेट पे है। कई चीजें, पेट्रोल इतना सिंपल नहीं है, पेट्रोल डीजल के नहीं ऊपर नहीं, इंटरनेशनल समझाइए ना, प्राइस भी है। मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूं हाँ, इस मामले में। तो मैं डीजल बता में रहा हूं ना, ₹3.56 में से लगभग 70-80 पैसे पहले राज्यों के पास तो जाते थे। इसको तो डिनाई अब कहाँ कर अब रहे हैं? ₹31.80 में से ये लगभग 9 गुने हो गए दाम। तो इसको कौन डिनाई कर रहा है? तो अगर हम डिनाई कर रहे हो तब तो आप बार बार बोलो तो ना, हम मतलब तो क्या 9 डिनाई कर रुपए रहे मिल रहे हैं डीजल की एक्साइज ड्यूटी में राज्य सरकारों को, या अभी भी वही 80 पैसे मिल रहे हैं? तो मतलब सारा नहीं, केंद्र देखिए, सरकार के पास जा रहा है। मैं गलत तो नहीं पूछ रहा हूं आपसे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं हाँ। कि जो केंद्र सरकार के पास एक्साइज आ रहा है और वैट आ रहा है, वो प्रदेश सरकारों के पास आ रहा है। जो केंद्र सरकार के पास एक्साइज आता है उसमें से भी केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को हिस्सा देती है। तो प्रदेश सरकारों को जो पेट्रोल डीजल के टैक्स में ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है, डायरेक्ट वैट से भी ले रहे हैं, केंद्र सरकार के कलेक्शन में से भी वो हिस्सा ले रहे हैं। ये बात एक। दूसरी बात है, केंद्र सरकार के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी कम हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकारों को कंपेंसेशन केंद्र सरकार पूरा दे रही है, 14% इंक्रीमेंट के साथ दे रही है। तो केंद्र सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स में भी लायबिलिटी धीरे धीरे और बढ़ गई है। कोविड के कारण डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा, तो इसीलिए कम हुआ है। निर्मला सीतारमण ये नहीं, कह रही एक हैं मिनट सुनो, कि हम इसीलिए एक्साइज आप- ड्यूटी नहीं घटाएंगे। एक्साइज ड्यूटी नहीं घटेगी तो तेल की कीमतें भी नहीं घटेंगी। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटा दोगे तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। प्रदेश सरकारों को कैसे पैसा दोगे? केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अच्छा, उनके लिए तो कहां से वो पैसा जन आएगा? कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार- नवंबर 2014 से जनवरी 2016 में ही इकोनॉमी- इतनी शुरू कर दी। 2015 में दिल्ली में चुनाव थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नसीब वाला हूं, कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, बदनसीबों की क्या जरूरत है। उस वक्त आपने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो घटे हुए तेल की कीमतों के, कच्चे तेल की कीमतों के कोई बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिले। 9 बार बढ़ाई ना वो मिला एक्साइज ना, अरे ड्यूटी, यही तब कौन सी यही तो जन आपको कल्याणकारी समझाना, नीतियां आप- थी? आप आखिरी लाइन पूरी होने नहीं दे रहे। हाँ, आम आदमी को फायदा क्यों नहीं मिला? अगर 21 लाख करोड़ का हमने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया है अभी कोविड के बाद, तो वह तो टैक्स में से आएगा ना, सरकार नोट तो नहीं छाप रही। अच्छा, तो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी को कम किया है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया है। 2015-16 में ना जीएसटी था, ना कोई कोरोना आया था। जब 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, $110 पर बैरल से तेल की कीमतें घटते घटते $30, $18 पर बैरल तक भी आई थी। तो लिहाजा तेल की कीमतें तो 1/3 हो जानी चाहिए थी पेट्रोल डीजल की, तो वो नहीं हुई। अरे तो सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा है, जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्चा है, वह सब तो सरकार ने मेंटेन किया। और कॉर्पोरेट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल, ये सारे कम किए। आज स्टार्टअप इकोसिस्टम आपका इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, क्यों इतना बढ़ रहा है? क्योंकि हमने नए बिजनेस को, मैन्युफैक्चरिंग को 15% टैक्सेशन में किया है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, और उसके लिए जीएसटी का तो मतलब 28 से आप 30% का जो लिक्विडिटी स्टिमुलस दिया आपने, 20,97,000 करोड़ की बात की, जो कारोबारियों के ना, आम आदमी की वो जेब में तो, liquidity stimulus आम आदमी की जेब में तो RBI पैसे का नहीं आए भाई। 23 रुपए बढ़ गया ना stimulus जो है, डीजल वो के दाम, RBI का है। 24 रुपए पेट्रोल के दाम पिछले 12 महीनों में बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? लिक्विडिटी स्टिमुलस जो है वो आरबीआई का है। हम लोगों ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं में और डायरेक्ट असिस्टेंस दी है इंडस्ट्रीज को, पीएलआई का 4 लाख करोड़ का पैसा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने 26% इंक्रीज किया है खर्चा। रोड्स कैसे बन रहे हैं? नहीं, अगर आप 22 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कमा लेते हैं तो ये 1,30,000 करोड़ के ऑयल बैंड का मुद्दा क्यों उठाते हैं? एक बार में पे कर दो तो बात आप खत्म। कह रहे हो ना, मैं तो आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि केवल ऑयल बॉन्ड से थोड़ी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है। पोस्ट कोविड जो सरकार को पैसा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए, बढ़ने के लिए देना, उसका पैसा है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को कम किया है, मतलब तेल है असल चीज वहां पर।
ये इसी और इशारा किया था। एक सेकंड, सिद्धार्थ सिंह थे, कल मुलाकात भी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से। खबर तो मोटी ये आई कि भाई एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा सकते, ऑयल बॉन्ड का बोझ हमारे सर पर है। यही खबर है या मैंने मिसरीड की है? सिद्धार्थ, आपसे सवाल। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि इसको गोल पोस्ट बदलने को, जिसको कहते हैं ना, आप अपने गोल पोस्ट रोज रोज बदल लें, तो ये भी इसी तरह से है। क्योंकि आप एक बात बताएं, जब आप सत्ता में आए 2014 में, तब आपने ये बातें तो नहीं कही ना, तो ये आपकी पॉलिसी थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके। जब आप आए तो क्रूड ऑयल बहुत तेजी से नीचे आया, तो आपने जो है एक्साइज बढ़ाई, साथ में लोगों को भी राहत दी। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि केवल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, लोगों को भी राहत दी गई। अच्छा, अगर ऐसा था, आपके ऊपर इतना बड़ा बर्डन था इन ऑयल बॉन्ड्स का कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ था, तो आपको इसको पब्लिक करना चाहिए था। साथ ही आपने जो है ये जो स्टीप हाइक अब किया, पिछले साल किया, तो वो आप पहले ही कर देते। आप इतने दिन इंतजार क्यों करते रहे? तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन मैं बता दूं, जब 2017 में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो आपने क्या किया? आपने प्राइसेस घटाए, लोगों को राहत दी। आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पुश किया कि वो भी प्राइसेस घटाएं। इसके अलावा आपने ऑयल कंपनी से भी बोला कि आप अपना मुनाफा कम करिए, आप भी कुछ प्राइस एब्जॉर्ब करिए। तो कहने का मतलब ये संदीप की जो आपकी पॉलिसी थी वो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कहनी चाहिए कि अब पहले आप जो ये बार बार संदीप एक्साइज ड्यूटी कह रहे हैं ना, इसको एक्साइज ड्यूटी मत बोलिए, इसको बोलिए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सही कह रहे हैं। क्योंकि संदीप क्या है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत कम इसमें से शेयर मिलने लगा है, तो आपको इतना ज्यादा राजस्व मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद आज 7 साल बाद ट्यूबलाइट जली है कि भैया हम पेट्रोल पे जो ये एक्साइज ड्यूटी है अब इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि हमारे ऊपर ऑयल बॉन्ड्स का बहुत बड़ा बोझ है। संदीप, अगर बजट का आकार मैं बताऊं आपको, 2013-14 का बजट का आकार क्या था जब यूपीए सरकार गई थी? 16 लाख करोड़ का। आज बजट का आकार क्या है? 32 लाख करोड़। तो उस अनुपात में भी तो देखिए कि ये जो आप जिस बर्डन की बात कर रहे हैं वो कितना छोटा हो जाता है। पिछले साल मई में 10 रुपए एक मुश्त एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी गई। 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, मैं डीजल को अभी जोड़ ही नहीं रहा। पेट्रोल में एक साल में 1 रुपए पर 14,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सीधा 1,40,000 करोड़ आ गए। बात ही खत्म। सिर्फ पेट्रोल डीजल के 13 रुपए की तो बात ही नहीं कर रहा मैं एक और बात कहना चाहता हूं संदीप। 2006-7 से लेके 2012-13-14 तक जो बैकग्राउंड क्या था, किस बैकग्राउंड में ये ऑयल बॉन्ड्स दिए गए, या उसको जो है पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस को जो है सरकार कम रखती थी, लोगों को राहत देती थी? क्यों देती थी? क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे उस समय रिकॉर्ड हाई थे, $100 के ऊपर थे। उसके अलावा एक और कारण, 3 बार मॉनसून फेल हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था उस समय। इन्फ्लेशन एक टाइम था जब 12% तक था। तो क्या ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो राहत दे? और संदीप, अगर आज आप ये लॉजिक दे रहे हैं 7 साल बाद, तो मुझे लगता है सिर्फ ये आपकी नाकामी दिखाती है। और दूसरा क्या है, आपको ऑनेस्टली ये बात माननी चाहिए कि जी हाँ, हमसे कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है हमने ठीक से नहीं किया। हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और आगे हम इस बात नहीं, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी पर आता हूं। सुप्रिया श्रीनेट, जिम्मेदारी की जब बात होती है, 2012 का एक स्टेटमेंट था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, द सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज ग्रोन इनॉर्मसली, वेयर वुड द मनी फॉर दिस हैव कम फ्रॉम? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते। 1,30,000 करोड़ का बोझ अगली सरकार पर छोड़कर चले जाओ, अपनी बुक्स को क्लीन रखो। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? मैं इसका आपको 3 बिंदुवार पॉइंट्स में जवाब दे दूंगी। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बिल्कुल नहीं उगते, इसीलिए फ्यूल डीरेगुलेशन किया गया था। हमने पेट्रोल क्या किया, इन्होंने आकर डीजल का डीरेगुलेशन किया।
लोगों की जानकारी के लिए डीरेगुलेशन क्या है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड घटेगा तो आपको कम देना पड़ेगा, बढ़ेगा तो आपको थोड़ी जिम्मेदारी निभाकर ज्यादा देना पड़ेगा। क्रूड के दाम घटे, $18 तक गए प्रति बैरल पिछले साल, लेकिन हमने तो कम नहीं दिया, हमसे तो वसूली होती रही। अब जब थोड़ा बहुत बढ़े पिछले साल से, तब भी वसूली हो रही है। $109 प्रति बैरल था जिस दिन मोदी जी आए थे पावर में, तब हम 71 रुपए दे रहे थे पेट्रोल पर, आज 110 रुपए दे रहे हैं, जबकि $69 प्रति बैरल है पेट्रोल। तो पहले तो डीरेगुलेशन पर वादा खिलाफी हुई, क्योंकि दूसरी बात मैं कहूंगी, सरकार ने एक्साइज से पैसा बटोरा और बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ाई, जो कि स्टेट्स के साथ शेयर होती है। एक्साइज बड़ी कौन सी, स्पेशल और एडिशनल, जो ज्यादातर केंद्र सरकार अपने पास रखती है। तो एक्साइज ड्यूटी से आपने लगभग 23 लाख करोड़ रुपए कमाए, और पिछले 7 सालों में आपने 73,400 करोड़ रुपए मात्र फर्निश किए हैं ऑयल बॉन्ड्स के, जो 23 लाख करोड़ का मात्र 3.2% है। तो ये सियापा कैसा, कौन सा ठीकरा आप फोड़ रहे हैं प्रीवियस गवर्नमेंट के सर पर? ये झूठ मत बोलिए, ये भ्रमित मत करिए। पैसे आपने कमाए, राज्य सरकारों के ऊपर दूसरा ठीकरा फोड़ा जाता है, उसका भी सत्य सुन लीजिए। आपने भी थोड़ा मेंशन किया था, मैं थोड़ा उसको और विस्तार से बता देती हूँ। 2014 में राज्यों पर आते हैं, 1 मिनट सुप्रिया, राज्यों पर आते हैं, 1 मिनट अब केंद्र सरकार को सुप्रिया सुनिए, राज्यों पर आते हैं। पर एक चीज, अभी केंद्र की जिम्मेदारी बात पूरी नहीं हुई। 2008 में मनमोहन सिंह ने क्या कहा? I would like the nation to remember that issuing bonds and loading deficits on oil companies is not a permanent solution to this problem. We are only passing on our burden to our children who will have to repay this debt. ये बॉन्ड जारी करना और ये घाटे उठाना, ये कोई दूरगामी रणनीति नहीं हो सकती, ये कोई हल नहीं हो सकता। हम आने वाली नस्लों पर और बोझ डालेंगे। 2010 के बाद तो आपने बॉन्ड जारी नहीं किए, तो 2010 से 2014 तक इन बॉन्ड की सर्विसिंग करने की तैयारी कर रहे थे आप। संदीप जी, आपने अपनी बात का जवाब खुद दे दिया। ये ग्लोबल मेल्टडाउन के समय डॉक्टर सिंह ने बात कही थी, डॉक्टर साहब ने, और तब उस जमाने में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $150 प्रति बैरल तक चढ़ गए थे। क्रूड ऑयल तो 69 पे है आज, $69 प्रति बैरल पर। तो कंपैरिजन भी तो अनफेयर हो रहा है ना। तो ना चीजें स्टेबलाइज करने लगी ना 2010-11 में। तो 2010, 2011, 2012, 2013 और मई 2014 तक आप इसका हल नहीं निकाल पाए। ऑयल बॉन्ड्स जो इशू हुए थे, आप उसको टैक्स कलेक्शन के से कंपेयर करिए। 2014 में जो फ्यूल कलेक्शन हुआ था वो 1,52,000 करोड़ था, उसके अगेंस्ट सब्सिडी 1,47,000 करोड़ है। 2021 में, वित्तीय वर्ष 2021 में 4,53,000 करोड़ रुपए फ्यूल टैक्सेस में इकट्ठा किए गए और फ्यूल सब्सिडी 12,000 करोड़ रुपए, 12% घट गई है। वो 12% फ्यूल सब्सिडी घटी है और 3-3.5 गुना फ्यूल टैक्सेस बढ़े हैं। तो ये अनफेयर कंपैरिजन आप कर रहे हैं। ये सरकार लगातार फ्यूल टैक्सेस बढ़ा रही है और राज्य सरकारों को उसका पैसा नहीं मिल रहा है। और जब भाजपा के प्रवक्ता यहां पर बोलते हैं कि राज्य कुछ करे, आपकी सरकार है मान्यवर 20 से ज्यादा राज्यों में, क्यों नहीं कह देते उनसे कि वो शुरू करें कर्म करना, हम सब अनुसरण करेंगे। नहीं, आप अनुसरण क्यों करेंगे? आप नजीर पेश क्यों नहीं करते? ये राज्य वर्सेस केंद्र की बात नहीं है, मोटा पैसा किसने? आप नजीर पेश कीजिए ना। महाराष्ट्र में तो 26% वैट है, ऊपर से एडिशनल 10 रुपए लगते हैं। हर चीज हमसे पेश हो। देखिए संदीप जी, एक बात बहुत जरूरी समझनी यहां पर जरूरी है। कितने ही राज्यों का कितना जीएसटी अभी तक केंद्र सरकार पर बकाया था, जिसका हाल ही में थोड़ा बहुत पेमेंट हुआ है। जो जीएसटी रेवेन्यूज आ ही नहीं रहे हमारे पास, हमारा बकाया, उसके चलते राज्यों को राजस्व में दिक्कत होती है।
और इसीलिए पेट्रोल का टैक्स जरूरी है। जब जीएसटी आ भी रहा था तब भी हमने कहा था पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डालिए। इस सरकार को अपना तगमा, अपनी मोहर लगाने की इतनी जल्दी थी जीएसटी पर कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो यह हाय तौबा हाहाकार आज नहीं मचता। लेकिन अब मैं समझती हूं इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको सारा का सारा जो टैक्स वसूली करनी थी वो अपने लिए करनी थी। और टैक्स वसूली क्यों करनी जा रही है ये 5 सेकंड में बता दूं। कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया, 1,40,000 करोड़ का भरपाई करनी थी सरकार को, वही गला दबाकर, वही गला रेतकर आम आदमी का फ्यूल टैक्स से कमाया जा रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स का शेयर देखिए तो वो लगातार गिरता जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स का शेयर जो था इन आंकड़ों में सुप्रिया सरल सी बात पूछ रहा हूं, आम आदमी को निजात मिलेगी क्या? आम आदमी को निजात मिलेगी तेरे आंकड़े वर्सेस मेरे आंकड़े के इस खेल में? पिस कौन रहा है? तेल किसका निकल रहा है? तेल के इस खेल में वो आम आदमी का निकल रहा है ना। मैं बिल्कुल वाजिब बात आप कह रहे हैं और इसीलिए मैं कह रही हूं कि चुनी हुई सरकार ने जिसने इतना पैसा कमाया है उसकी कोई तो जिम्मेदारी होगी ना। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा दे, जो उनका शेयर है उसी से राहत मिल जाएगी। लेकिन सरकार का ये क्या राजहट है कि एक्साइज तो हम घटाएंगे नहीं, नैरेटिव चेंज करेंगे, पत्रकारों को बुलाकर कहेंगे ऑयल बॉन्ड के चलते। अरे मान्यवर, ऑयल बॉन्ड पर आपने महज 3% खर्चा किया, जितना आपने ऐठा है लोगों से एक्साइज ड्यूटी की हाइक से। 23 लाख करोड़ कमाए, खर्चा किया 73,000 करोड़ रुपए। तो भ्रमित करने वाली बातें तो मत करिए। ठीक है माधव आनंद, मुझे एक चीज समझाइए, एक सेकंड। माधव आनंद, एक चीज बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये तेल एक ऐसी चीज है, आप मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पजेरो, लेक्सस कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो या एक सामान्य स्कूटर, मोटरसाइकिल या एक छोटी कार, एक्साइज की मार एक अरबपति और एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदमी सब पर बराबर पड़ती है। तो यह मार झेलता रहेगा आम आदमी? संदीप जी, देखिए ये जो विषय है, इस विषय पे एक गंभीरता से गंभीर चर्चा होनी चाहिए और सब लोगों को बड़ी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। इसमें अगर पॉलिटिकल बातें करेंगे तो कभी इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। और एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कहता हूं कि जो सुप्रिया जी ने भी कहा कि सरकार अपनी जेब भर रही है, सरकारें जेब किसके लिए भरती है? क्या सरकार प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी अपने जेब में रखते हैं? अगर पैसा आता है तो देश के पास पैसा आता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती कैसे मिले, मजबूती कैसे मिले, इस तरह के कई तरह की योजनाएं लाई जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की उन्होंने बात की, तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम किए तो आपका जो है सो आज अर्थव्यवस्था जो पटरी पे आने का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। और जहां तक एक शुभ संकेत, संदीप जी मैं कहूंगा, मैं राजनीति नहीं कहूंगा, जो आपके चैनल पे मैं हर डिबेट में लगभग बैठता हूं, जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे आप हमेशा बात करते हैं, तो हम एक शुभ संकेत जरूर फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार तैयार है, अगर राज्य सरकारें भी जो है सो बात करने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, जो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कहा करते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। तो जिस दिन जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो निश्चित कौन लेकर आएगा? जीएसटी में बहुतायत किसकी है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कौन सी पार्टी की है? बीजेपी देखिए इसमें राज्य दोनों के, मैं कह रहा हूं राज्य सरकार, किसी की भी सरकार राज्य में हो, सबको जो है एक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। नहीं, आपने बड़ी एक अहम बात कही। ये बहुत से लोग कहते हैं अरे सरकार अपनी जेब में, कोई अपनी जेब में थोड़ा डाल रहे हैं, देश के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। संदीप जी, फिर 100 रुपए प्रति लीटर क्यों पेट्रोल, 200 रुपए कर दीजिए। संदीप जी, आपने सबको मौका दिया, मैं यही कह रहा हूं, कोविड पेंडेमिक के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की क्या हालात हैं आपको पता है, आप बड़ी पत्रकार हैं। कोविड से पहले तो बहुत कम दाम थे पेट्रोल के, डीजल के। तो आप 2014 से पहले देश की रफ्तार, गति यानी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे, और आज के 2021 में दोनों में आप उसका भी तो कंपेयर कीजिए ना। सरकार कहां से, सरकार के पास पैसा आ रही है तभी तो डेवलपमेंट के कार्य इतने हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ट्रेन, मोनो रेल, मेट्रो रेल। पहले तो कुछ होता ही नहीं था इस देश में। पहले भी मैं ऐसा नहीं कहता हूं पहले नहीं होता था संदीप जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, उनकी जितनी क्षमता थी उन लोगों ने भी किया। लेकिन जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, यहां तेज रफ्तार से जो अर्थव्यवस्था चल पड़ी है, तो उसमें स्वाभाविक नहीं, ये 1,30,000 करोड़ का इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है और अभी तो ये 9,989
करोड़ ही हर साल ब्याज में दिए जा रहे हैं, अब वो मैच्योरिटी भी होगी बॉन्ड्स की। तो एक मिनट सुनिए ना, मैं दर्शकों को आंकड़ा बता दूं, 2022-23 में तो ये वही 10,000 के करीब करोड़ रुपए वापस देने होंगे, ब्याज मतलब उसका देना होगा। 23-24 में यह आंकड़ा हो जाएगा 31,150 करोड़ और 2024-25 में हो जाएगा 52,860 करोड़। तो सरकार कहेगी कि नहीं, अभी तो ब्याज दे रहे थे, अब वो 5-5 हजार करोड़ करके जो बॉन्ड जारी हुए थे अब उनकी मैच्योरिटी हो गई, हमें प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन भी देना है, तो हम तेल कैसे करें, इसके दाम कम कैसे करें। मोटी बात ये पूछ रहा हूं, तो 2024 तक तेल की कीमतें कम होने का सपना ना ही रखे आम आदमी। आप जो आपके कंसर्न को मैं समझ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं जनता को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि सरकार को अन्य स्रोत को तलाशने की आवश्यकता है, जहां से जो आपने कहा मर्सिडीज की बात कही, BMW की बात कही, ऐसा भी सरकार सोचने के लिए हो सकता है कि सरकार सोचे भी कि जो इलिट क्लास की दिख रही है सरकार क्या? देखिए, सरकार तो हर जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने भी स्कोप है, हर 7 साल पुराना आप एक मुद्दा उठा कर ले आए, अपने कितना एक्साइज कितनी बार बढ़ा है घनश्याम तिवारी, वो फिगर सही मायने में बताने को आप तैयार नहीं हैं। वो तो संसद में आपको सारे जवाब देने पड़ते हैं, तो वो दिखता है कि कहां 99,000 करोड़ रुपए एक्साइज का कलेक्शन था 2014 में, 2021 में ये 3.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, और ये प्रोविजनल फिगर है, वो 4 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। नमस्कार संदीप जी, मेरे साथ तमाम को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को। पहली बात तो जो अभी माधव जी कह रहे थे उसका खंडन कर देना चाहिए, जरूरी है। एक हेडलाइन थी मार्च 24, 2021 की, नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर GST फॉर नेक्स्ट 8 to 10 ईयर। सुशील मोदी, ये बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री होने के साथ साथ GST काउंसिल के कन्वीनर भी रह चुके हैं, तो कम से कम झूठ को मंचों पर नहीं परोसा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी मंशा को पता है। दूसरी बात, ये पैसे कहाँ खर्च होते हैं? देखिए, इस तरह के इश्तेहारों में खर्च होते हैं। थैंक यू मोदी जी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देश में 30 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स हैं आज के डेट में। जब से आपके किसी भी दर्शक ने मोदी जी को वोट किया है 2014 से लेकर के, प्रति व्यक्ति यदि आप बाइक रखते हैं तो आपने प्रतिदिन मोदी सरकार को अपनी जेब से अपने वोट के लिए, उस सरकार को चुनने के लिए 50 से 100 रुपए दिए हैं प्रतिदिन। पेट्रोल डीजल में इतनी मोदी सरकार ने आपसे डायरेक्टली कमाया है, सिर्फ अपने लिए। और अगर आप कार रखते हैं तो प्रतिदिन आपने 200 से 500 रुपए मोदी सरकार को दिए हैं। जो सरकार इस तरीके से लोगों से धन वसूल कर रही है, ये वसूली सरकार है। और मोदी जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था की समझ होती तो उल जलूल बातें नहीं करते। या तो ये कहना कि काला धन आ जाएगा, सबको 15 लाख मिल जाएंगे, वो उल जलूल था, या ये कहना कि अब हमारे पास पेट्रोल डीजल से वसूली करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ये उल जलूल है। या तो ये कहना कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, वो उल जलूल था। या ये झूठ कहना कि हम ऑयल बॉन्ड के तले दबे हुए हैं, इसीलिए हम 23 लाख करोड़। मौजूदा सूरत हाल को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है घनश्याम तिवारी? मौजूदा सूरत हाल को, एक सेकंड गोपाल बाबू, मैं हर तरह के सवाल पूछता हूं, क्या मौजूदा सूरत हाल को नजरअंदाज किया जा सकता है घनश्याम तिवारी? 1.5 साल से हम कोरोना काल में जी रहे हैं, GST कलेक्शन गोता खा गई, जो 1,15,000 करोड़ थी वो 40,000 करोड़, फिर 60, 65 वहां तक जाती दिखी, धीरे धीरे बढ़ी है, अब दोबारा से 1 लाख करोड़ से ऊपर आई है। कलेक्शन अगर टैक्स की कम हो रही है, सरकार के पास कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, और खर्च बढ़ गया है सरकार का। मैं आपको एक जादुई छड़ी का नाम बताना चाहता हूं। ये जादुई छड़ी है भारतीय जनता पार्टी। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी 2 साल में रकम दुगुनी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस समय देश की सबसे अमीर पार्टी है। इनकी साल दर साल 50% रकम बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है। तो ये कौन सी जादुई छड़ी है जो देश के 97% लोगों की आय घट रही है? भारतीय जनता पार्टी की आय साल दर साल 50% बढ़ जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि हमारे पास और कोई स्रोत नहीं बचा है जनता से पैसे वसूली के अलावा। इन्होंने पिछले साल पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ाई? 22 रुपए। डीजल की कीमत 22 रुपए। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, किसी भी राज्य का उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी आय 50% से अधिक बढ़ जाती है हर साल में। ये बताएंगे नहीं ये पैसे कहां से आ रहे हैं। ये सरासर जनता से ठगी का मामला है। आप झूठ बोलते रहिए। नहीं, ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं। अगर आप गैस की बात करें, गैस के सिलेंडर, वो भी 900 रुपए के करीब पहुंचता दिख रहा है। जब ये लोग सरकार में आए थे तो वो 400 कुछ रुपए था, आज 800 कुछ रुपए है। सरकार में आने के लिए गैस का सिलेंडर सिर पे लेके घूम रहे थे
और वही सिलेंडर आज आज आम आदमी के सिर पे दे मारा है इन लोगों ने। तो इस तरह की सरकार जिसने ठगी को अपना मिशन बना लिया है, हर बात में नहीं, झूठ बोलेंगे। ठगी शब्द से मुझे आपत्ति है। नहीं, मुझे ये कोई आपत्ति नहीं है। अगर अगर ये विपदा काल है, ये आपातकाल है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कैसा आपातकाल है? भारतीय जनता पार्टी की आय हर 2 साल में दुगनी कैसे हो रही है, ये बताइए, कैसा आपातकाल है? ये तो आप जानते हैं ना, आपने भी भोगा है, हमने भोगा है, पूरे देश ने, दुनिया ने भोगा है ना। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, 24% का गोता खा लिया, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है। इसका असर भारतीय जनता पार्टी की आय में क्यों नहीं पड़ रहा है, मुझे इतना बताइए। ये अब आप वही लिमिटेड पॉइंट को पकड़े बैठे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को रेवेन्यू तो चाहिए ना। जो सरकार कह रही थी कि वो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्या देश के लोगों से वसूली करके आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे? आप पेट्रोल डीजल के दाम 1000 कर दीजिए, बोले ऐसे हम 5 ट्रिलियन की। आपके पास आइडियाज नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को भाषण देने आता है, अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उनको ज्ञान नहीं तो किसको ज्ञान है? निर्मला सीतारमण जी ठीक है। सिद्धार्थ सिंह, एक चीज समझाइए, मैं एक आम आदमी की तरह देखता हूं इस खबर को। भाई अभी तो आप ब्याज दे रहे थे ना, ब्याज का भुगतान कर रहे थे, एक मूलधन 3,500 करोड़ दिया, बाकी 10-10 हजार करोड़ मोटा मोटा आपने दिया है 7 सालों में, तो वह 70,000 करोड़ हो गया। पर 23-24 में आपको 31,150 करोड़ देने होंगे, क्योंकि मैच्योरिटी हो रही है ऑयल बॉन्ड्स की। 2024-25 में ये 52,000 या 53,000 करोड़ हो जाएगा। तो क्या आम आदमी के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, अब मैं तैयार रहूं कि 24-25 तक तो तेल के दाम नहीं घटने वाले हैं, क्योंकि अब तो मूलधन पे करने का भी वक्त आ गया है ना, अभी तो ब्याज ही पे कर रहे थे। नहीं संदीप, ऐसा नहीं है। जो मैंने बात आपको पहले भी कही थी कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी तकरीबन दुगना हो गया है। जो 2014 से, अगर आज आप बजट का साइज देखेंगे, अर्थव्यवस्था का आकार नहीं, बजट का जो आकार है वो करीब मैं सरकार के लॉजिक पर चल रहा हूं। सरकार 10,000 करोड़ पे इंटरेस्ट सर्विसिंग पर एक्साइज नहीं घटाने को तैयार है। जब प्रिंसिपल मूलधन भी देना होगा तो वो कहेंगे देखिए तो और बढ़ गया, 4-5 गुना हो गया अब हमारी लायबिलिटी। नहीं संदीप, देखिए ये मैं नहीं मानता हूं। मेरा जो मैंने पहले कहा था, और एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए पिछले 1.5 साल से ये बात एक सच है कि सरकार के सामने जो रिसोर्सेज को लेके एक चुनौती है। जब से पेंडेमिक आया है वो सत्य है, और मुझे लगता है और बड़े विनम्रता से, बड़े ईमानदारी से सरकार को इस बात को सामने रखना चाहिए था कि देखिए ये डिफिकल्ट टाइम है और हमारे सामने चुनौतियां हैं, तो हम इस वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही देखिए आज ये बात नहीं, भरोसा दे दो जब वक्त ठीक हो जाएगा तो हम कीमतें कम कर देंगे। नहीं, वो तो करेंगे ही मुझे लगता है, लेकिन संदीप वहां पे एक और महत्वपूर्ण बात है, वो भरोसा देती दिखी कल निर्मला सीतारमण। संदीप देखिए, और एक ये जो ऑयल बॉन्ड्स का भ्रम है संदीप, इसको भी ना केवल हम लोग ये ऑयल बॉन्ड्स के भ्रम में ना जाएं, क्योंकि देखिए जो भी सरकार बोरोइंग करती है वो करती बॉन्ड्स के रूप में ही है। तो केवल ये ऑयल बॉन्ड्स कह देना, क्योंकि आज क्या हो रहा है संदीप कि आज आपने जो बैंक्स में कैपिटल डाली है 4 लाख करोड़, उसका एक बहुत बड़ा जो वो अमाउंट है वो कैसे आया है, वो भी आपने बॉन्ड्स के तौर पे बॉन्ड ही तो जारी करते हैं, ऑयल बॉन्ड थोड़ा जारी होते हैं, हर चीज में बॉन्ड जारी होते हैं जी। तो संदीप कहने का मतलब सरकार की बोरोइंग वो बॉन्ड्स के रूप में ही होती है। यहाँ पे चूंकि इसको एक स्पेसिफिक पर्पस था, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, तो ये हम लोग आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं इसकी कोरोलरी को ड्रॉ करूं तो संदीप इस हिसाब से रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो बैंक्स के लिए दिए गए उसमें सरकार ने पिछले 3 साल में 60,000 करोड़ इंटरेस्ट दे दिया है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि आपने भी पेंडेमिक में आपको लोगों को राहत देनी थी, आपने फ्री अनाज बांटा है, एक पैकेज लेके आए हैं, तो और पैकेज 21 लाख करोड़ का ही नहीं है, मुझे लगता है पैकेज आपका अगर आपके हिसाब से जोड़ें तो 26-27 लाख करोड़ का है। तो ठीक है, सब सरकारें उस ऐसे समय को देखते हुए अपने जो भी उचित कदम होते हैं वो उठाते हैं। और अब ये, और एक और बात जो अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि बहुत ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत जो है इस देश में तरक्की हो रही है, तो आज की इकोनॉमिक रियलिटी क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत सुस्त हो चुकी है, हमारा राजस्व लगातार घटा है, महंगाई चरम पर है, और भी मतलब कोरोना काल से पहले ही 8 तिमाही लगातार 6.8% से विकास दर घटकर 3.2% आ गई थी। तो ये कहना जी हम बिल्कुल सरपट भाग रहे हैं, ये भी गलत विश्लेषण है।
नहीं संदीप, सुस्त है विकास दर, राजस्व आपका घट रहा है। ये मतलब मैं एकदम स्टार्क रियलिटीज की बात कर रहा हूँ। कोई भी पैनलिस्ट चाहे तो मुझे करेक्ट कर दे, मैं ओपन हूँ उसके लिए। नहीं, जो आपकी बात है वो महंगाई आप चरम बात पर रख है। रहे हैं, यथार्थ सामने पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में गोपाल अग्रवाल देखिए, दिक्कत का समय है, सरकार ये बोल दे, भरोसे में ले, संवेदनशीलता भी तो दिखानी होगी। जिस संवेदनशीलता की दुहाई आपके तमाम बड़े नेता 2011, 12, 13 में दिया करते थे तेल के दामों को लेकर। जवाब सुनते नहीं है संदीप जी, ये क्या तरीका है बताओ? आप बताइए ना। पॉलिटिकल डिबेट करना चाह रहे हो या अर्थव्यवस्था पे? जब ऑयल बॉन्ड इशू करते और बैलेंस शीट पे प्रोविजन नहीं करते, वो गलत है। आप करिए ना बैलेंस शीट पे प्रोविजन। हम लोगों ने एफसीआई को, इन्होंने कितना ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में पैसा दिया, सारा इस बार बैलेंस शीट में लिया है। आप देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चिदम्बरम साहब ने जिंदगी भर कभी नहीं किया। वो बहुत जगलरी करते थे डेटा की। वो बैलेंस शीट में ऑयल बॉन्ड किस लिए हम खराब कर रहे हैं? ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया, उसका बजट में आपने प्रोविजन नहीं किया, बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं किया सरकार के, इसलिए खराब है। ऑयल बॉन्ड से तेल के दाम नहीं बढ़ गए, केवल ऑयल बॉन्ड एक तरीका फ्रॉड करने का जनता के साथ। तो उस फ्रॉड का खामियाजा आम आदमी 7 साल तक भुगतता रहे। अरे सुनो तो सही पूरी बात। दूसरी बात, अभी आप इतनी देर आपने बात करने दी, आपके घनश्याम अपने प्रिय मित्र थे, पॉलिटिकल डिबेट कर रहे थे। आप देखिए, रिसोर्सेज कम हुए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में, हमने जीएसटी का रेट कम किया है। और जो सुप्रिया जी कह रही थी कि हम लोगों ने जो के प्रदेश सरकारों को जो जीएसटी का कलेक्शन का परसेंटेज पूरा का पूरा दिया है, जो इंसेंटिवाइज करने का जो प्रॉमिस किया था 14%, केंद्र सरकार का कलेक्शन कम होने के बाद भी उनको इंक्रीमेंट जो देना था उसका कुछ परसेंटेज बाकी है, वो भी हम धीरे धीरे देख के कम कर रहे हैं जीएसटी के कलेक्शन में। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप पारदर्शिता निभाते हैं। 30 सेकंड का ये रिस्पॉन्स आई ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम। सुप्रिया, आप लोग जादूगरी जगलरी करते हैं, ये सरकार पारदर्शिता दिखाती है। भगवान ऐसी पारदर्शिता से जनता को बचाए, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम अकेले नहीं बढ़े, उसके चलते हर चीज का दाम बढ़ा है। महंगाई जो डायन थी, बीजेपी के लिए डार्लिंग बन चुकी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आम जनता की कैसे कमर तोड़ रही है ये महंगाई। सबसे पहले जनता के लिए राहत लाइए, लल्लो लप्पो की बात बाद में करिएगा, ये गलत बात है। जनता को राहत देने के लिए सरकारें चुनी जाती है और यही आपका नैतिक दायित्व है। बाकी सारी बात किसी और दिन होगी, बाकी सारी बहस किसी और दिन होगी। तो ये तेल के खेल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नए नए मुद्दे आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, अब ऑयल बॉन्ड आ गया, एक्साइज ड्यूटी घटाने की तैयारी सरकार कतई करती दिख नहीं रही है। तो ऐसे में क्या आप मैं हम भुगतते रहेंगे, हमारा तेल निकलता रहेगा? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, कुछ तो करो।